पाकिस्तान कूटनीतिक स्तर पे बहुत ही ज्यादा सक्रिय है और मुझे लगता है कि कोई भी रिजल्ट निकलता है, जब भी निकले, उसमें उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। पाकिस्तान की याद दिला देते हैं आप लोगों के छाती पर सांप लौट जाता है। विश्वगुरु तो हम हैं प्रकाश जी। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान ज्योग्राफिकली कहाँ पे बैठा हुआ है। मिलिट्री ताकत है, इसमें कोई डाउट किसी को नहीं होनी चाहिए। और परमाणु शक्ति संपन्न कि अफगानिस्तान में जो पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट हुआ, उसने सोवियत संघ जैसी ताकत को धराशायी कर दिया। बिल्कुल, सोवियत संघ के पतन के 50 कारण हो सकते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि अफगानिस्तान का युद्ध अभी अमेरिका में, अभी तुलसी गबार्ड ने कहा है अभी कुछ दिन पहले, हाँ बिल्कुल, पाकिस्तानी मिसाइल जो हैं वो अमेरिका के लिए खतरा है, ये कहा है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो किसी भी बड़े मुल्क की तरह कभी भी अपनी असफलताओं को पीछे रख के वो एक ढंग का मुल्क बन सकता है। इसलिए पाकिस्तान को, पाकिस्तानी मिलिट्री को, पाकिस्तानी पॉलिटिकल क्लास को हमको हल्के में नहीं लेना चाहिए जब बात आती है जियो पॉलिटिकल खेल की। और ये बड़े अफसोस की बात है और मुझे कहते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा है। प्रधानमंत्री जब इजराइल गए थे तो उन्हें ये कन्विंस कर दिया गया था कि ईरान 2-4 दिन का मसला है, चुटपुट ऐसे फुलझड़ी जैसी छूटेगी और सब खत्म हो जाएगा। खाड़ी देशों में, ईरान में जो बिल्डिंगें गिर रही हैं या यूनिवर्सिटीज पर हमले हो रहे हैं या एनर्जी सेक्टर है, ये चीजें तो 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में, 10 साल में बन जाएंगे। लेकिन जो हमारा जो पॉलिटिकल क्लाउड घटा है दुनिया भर, बिल्कुल 9 लोगों के पास परमाणु बटन है दुनिया में। ये लोग किसी भी दिन इसमें से कोई भी एक बंदा बिस्तर के गलत सिरे से अगर उठा तो कुछ भी हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप की हम लोग बात कर रहे थे, बार बार वे अपने बयान बदल रहे हैं। कभी सीज फायर की बात करते हैं, कभी कहते हैं हमने तो रिजीम चेंज करा दिया, अब हमारी बात चल रही है। पेजेश्किन का नाम आया, बीच में पश्चिमी मीडिया ने कुछ इस तरह की खबर भी उड़ा दी कि ईरान के राष्ट्रपति को बाकी जो IRGC वाले कट्टरपंथी तबके ने बंधक बना लिया। सोशल मीडिया पर कहीं देख रहे थे, यद्यपि वो निराधार खबर थी। बातचीत किससे कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? देखिए, कल तो आराक्ची ने भी सिग्नल दिया है कि हमारे जो मित्र देश हैं वो हमारे संपर्क में हैं और उनके कुछ प्रस्ताव हैं। लेकिन वही बात गारंटी वाली, सीधे अमेरिका से बात नहीं हो रही। लेकिन हाँ, लेकिन इसमें जो कल भी डेवलपमेंट हुआ है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री, जो वहां के उप प्रधानमंत्री भी हैं, वो चाइना पहुंचे। वहां के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की और इस्लामाबाद में मीटिंग हुई उनके विदेश मंत्रियों की, 4 देशों के विदेश मंत्रियों की। तो यह तो दिख रहा है कि अरब देशों के, खाड़ी देशों के जो भी ईरान से अपने हिसाब किताब उनको चुकता करना है, वो इशू हो सकता है। लेकिन कहानी इतनी बिगड़ गई है कि अब उनके लिए भी कुछ ना कुछ जो है रास्ता उनको भी निकलना पड़ेगा इस मुहिम से। और टर्की के लिए ये एक अच्छा मौका है कि वो अपने प्रभाव को फिर से एक बार अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ले आए। और इजिप्ट के राष्ट्रपति तो एक दिन बोल रहे थे कि हालांकि हम लोगों को कोई डर नहीं है, लेकिन भगवान न करे अगर कोई हमारी धरती को छूने की कोशिश करेगा तो हम उसको तबाह कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो उनको भी पता है और अरब देशों को भी पता है कि इजराइल जब इस ईरानी चुनौती से जब मुक्त होगा तो फिर वो अपना टारगेट उन्हीं लोगों पर बनाएगा। सही बात है। तो इसलिए वो भी कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व है, इजिप्ट भी इन्वॉल्व है। लेकिन एक चीज है कि हालांकि मैं पाकिस्तान के इंटेंशन को लेकर बहुत ज्यादा निश्चिंत नहीं हूं, लेकिन यह जरूर है कि पाकिस्तान कूटनीतिक स्तर पे बहुत ही ज्यादा सक्रिय है और मुझे लगता है कि कोई भी रिजल्ट निकलता है, जब भी निकले, उसमें उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। पाकिस्तान की याद दिला देते हैं आप लोगों के छाती पर सांप लौट जाता है। विश्वगुरु तो हम हैं प्रकाश जी, हमारी कोई पूछ परख नहीं हो रही। हमारे पड़ोस में बिल्कुल दिवालिया देश, जिसको हम लोग पता नहीं किस किस नाम से बुलाते हैं, आतंकी देश भी मानते हैं। देखिए, वो अगर इतने बड़े जी, पाकिस्तान, देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो हमारे लिए एक बड़ा खतरा रहा है, आतंकवाद से लेके युद्ध से लेके तमाम चीजें। लेकिन जब हम जियोपॉलिटिक्स को देखते हैं या अपनी जगह देखते हैं दुनिया के मानचित्र पर, तो हमें थोड़ा सा भावनाओं को, और भावनाओं से ज्यादा
जो हमारा उतावलापन या एक तरीके से कहें कि उन्माद जो है उसको किनारे रख के चीजों को देखना चाहिए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान ज्योग्राफिकली कहाँ पे बैठा हुआ है। वो सेंट्रल एशिया से जुड़ा हुआ है, वो ईरान से जुड़ा हुआ है, वो साउथ एशिया का हिस्सा है और हमारा तो पड़ोसी है ही, और हमारा पड़ोसी है ही, और वो एक बड़ा मुल्क है पॉपुलेशन के हिसाब से, मिलिट्री ताकत है, इसमें कोई डाउट किसी को नहीं होनी चाहिए, और परमाणु शक्ति संपन्न है, परमाणु शक्ति संपन्न है। और देखिए 3 बार मैं हालिया इतिहास में देखें अगर 1971 में अमेरिका और चीन के बीच में पुल का काम भी पाकिस्तान ने किया था। वो पाकिस्तानी जहाज ही था जो हेनरी किसिंजर को लेके बीजिंग गया था माओ से मिलवाने के लिए, बिल्कुल। और आप देखिए उसके बाद तो इतिहास ही बन गया। दूसरी चीज हुई कि अफगानिस्तान में जो पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट हुआ उसने सोवियत संघ जैसी ताकत को धराशायी कर दिया। बिल्कुल। सोवियत संघ के पतन के 50 कारण हो सकते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि अफगानिस्तान का युद्ध और चेरनोबिल की परमाणु दुर्घटना, ये 2 चीजें ऐसी थी जिसके बाद सोवियत संघ का पतन होना ही था। बाकी व्याख्याएं होती रहे, वो अलग। सही। तीसरा जो 2001 में जो 9/11 की घटना हुई और उसके बाद जो है एक बार फिर अमेरिका की नजर अफगानिस्तान पे पड़ी, तो फिर उस समय अमेरिका में अरबों डॉलर पैसे आए हर तरीके से, चाहे वो अमेरिकी मिलिट्री को, नाटो को सपोर्ट करने के लिए हो, या पाकिस्तानी फौज को असिस्ट करने के लिए हो, या कंपनसेशन देने के रूप में हो, या आर्थिक मदद के रूप में। 20 अरब डॉलर से ज्यादा पैसे आए थे, ये मतलब 2001 से 2014 के बीच में, जो सो कॉल्ड वार ऑन टेरर चल रहा था। तो हमें पाकिस्तान की, हम चाहे उसको जितनी लानत मलानत कर लें, लेकिन उसकी ज्योग्राफी और उसका पॉपुलेशन, इस्लामिक देशों के साथ उसके रिश्ते, चीन के साथ उसके रिश्ते, अमेरिका के साथ उसके रिश्ते, और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जैसे हम कहते हैं कि यूरोप में या अमेरिका में हमारा एक अच्छा खासा डायस्पोरा है, पाकिस्तानियों का भी अच्छा खासा पाकिस्तान का भी, अमेरिका तक में है अच्छा खासा। तो हमें उस रूप में देखना चाहिए। बाकी पाकिस्तान हमारे साथ जो करता है या दूसरे देशों के साथ करता है या वो अपनी जनता के साथ जो भी करता हो, और देखिए पाकिस्तान में एक क्षमता भी है, तभी तो अब तुर्की के बाद पाकिस्तान को भी दुश्मन कहा जाने लगा। अभी अमेरिका में, अभी तुलसी गबार्ड ने कहा है अभी कुछ दिन पहले, हाँ बिल्कुल, पाकिस्तानी मिसाइल जो हैं वो अमेरिका के लिए खतरा है, ये कहा है। बिल्कुल, हम लोगों ने चर्चा की थी उस पर जी। और देखिए पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो किसी भी बड़े मुल्क की तरह कभी भी अपनी असफलताओं को पीछे रख के वो एक ढंग का मुल्क बन सकता है, और बीच बीच में ऐसी कोशिशें आती हैं। पाकिस्तान के बारे में तो एक फेमस कहावत है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र विफल नहीं हुआ, लोकतंत्र को वहां पे सफल होने की अनुमति नहीं दी गई। सही बात। और अब देखिए जैसे इमरान खान आए थे, इमरान खान जिस डायरेक्शन में चीजों को ले जाना चाह रहे थे, वो चीजें पाकिस्तान को बहुत सारे दलदल से मुक्ति दे सकती थी, सही बात। लेकिन इसलिए पाकिस्तान को, पाकिस्तानी मिलिट्री को, पाकिस्तानी पॉलिटिकल क्लास को हमको हल्के में नहीं लेना चाहिए जब बात आती है जियो पॉलिटिकल खेल की। तो पर हम क्यों नहीं हो पा रहे? हम तो एक साफ सुथरी डेमोक्रेसी है, हमारा तो इतना समृद्ध लोकतांत्रिक इतिहास है, दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी तीसरी फौज है हमारे पास, हमारा प्रधानमंत्री विश्वगुरु है, फिर हमारी पूछ परख क्यों नहीं हो रही इतने बड़े मसले पर? इस वक्त पूरी दुनिया की नजर हमारे ऊपर होना चाहिए थी। डॉक्टर मोहन भागवत कहते हैं भारत ही रुकवा सकता है इस लड़ाई को, तो क्यों नहीं रुकवा रहे? हम सब भी खुश होंगे ना। देखिए सवाल यह नहीं है कि हम लड़ाई रुकवा सकते हैं या नहीं रुकवा सकते, सवाल यह है कि हमारी कोशिश, जो आप कह रहे हैं कि हमारी पोजीशनिंग का क्या है। देखिए जो कुछ साल पहले तक एक मोटी जो अंडरस्टैंडिंग थी, जो पिछले 60-70 साल से चली आ रही थी, कि हमारी विश्व दृष्टि जो है वो एक नैतिकता से निकली है, वो साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद के खिलाफ निकली है, उससे लड़ाई के अनुभव से निकली है। वो दुनिया के तमाम ऐसे देश जो इस तरीके की पृष्ठभूमि के हैं, जो गरीब हैं, जिनको लूटा पीटा गया है सदियों तक, उनके साथ सोलिडारिटी का है। पड़ोसी देशों के साथ आदमी थोड़ा चलो मिला जुला कर रहो, ये इस तरीके की कुछ हमारी एक, आप उसको कह सकते हैं कि नैतिक आधार था हमारी सोच का। और फिर आप वहां से फिर आप अपनी रणनीति निकालें, अपनी नीति निकालें। लेकिन पिछले 10 सालों में तो हमारी कोशिश पीछे का जो आधार था, चाहे वो गुटनिरपेक्षता हो या ग्लोबल साउथ के साथ सॉलिडारिटी की हो या एक मोरल वॉइस बन के उभरने की हो, उनको सायास कोशिश की गई कि उन आधारों को कमजोर किया जाए।
ये कोशिश की गई है और उसका नतीजा ये हुआ है कि आप ये करते कि नेहरूवियन समझदारी में अगर कोई कमी थी तो उसको हम फुलफिल करते, बदलती वैश्विक स्थिति के हिसाब से हम उसमें कुछ ऐड ऑन करते, कोई चीज अगर अप्रासंगिक है आज के समय में उसको हम तो उसे किनारे छोड़ कर देते। लेकिन आपने क्या किया कि आप एक ही बार आपने उसको हटा दिया, रिप्लेस करना चाहा, लेकिन उसकी जगह पे लाने जो आर्किटेक्चर आप ला सकते थे फॉरेन वो पॉलिसी था नहीं अपने पास कुछ, वो आपके पास था नहीं, उसके लिए आपने कभी कोशिश भी नहीं की, आपने सोचा भी नहीं। उस आप मुझे बताइए कि कोई भी विदेश मंत्री की स्पीच हो, प्रधानमंत्री की स्पीच हो या जो इस सरकार के करीबी एकेडमिशियंस हैं, क्या उन्होंने कोई ढंग की कोई किताब लिखकर या कई सारे लेख लिखकर, भाषण देकर क्या बताने की कोशिश की है कि क्या है? आपने कुछ-कुछ वर्ड्स उछालते रहते हैं, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, ये क्या होता है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी? अगर तो ऑटोनॉमी होती तो हम क्या अमेरिका के पिट्ठू बने बैठे होते? ऑटोनॉमी तो हमारी खत्म हो गई। एग्जैक्टली स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी तो हमारी उस दौर में रही थी, कम से कम इंदिरा गांधी तक। बिल्कुल रही थी। वो ऑटोनॉमी हमारी थी कि भैया हम ना इस खेमे में ना उस खेमे में, हम सबके हम वो करेंगे, लेकिन मैं सिर्फ अपने देश की आवाज नहीं उठाऊंगा, बल्कि मैं अपने जैसे तमाम मुल्कों की भी आवाज बनूंगा। ये भारत की समझदारी थी और हमने किया। डॉक्टर साहब आज भी तो उठा रहे हैं लोग। स्पेन का प्रधानमंत्री रोज खड़े होकर बोल देता है, रोज डोनाल्ड ट्रंप को आंखें दिखा रहा है। अब तो मेलोनी ने भी कहना शुरू कर दिया है कि हम इस लड़ाई में शामिल नहीं होंगे। यूरोप के कितने सारे देश अब इस तरह खुलकर बोल रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री की तरफ से अब तक एक शब्द नहीं आया। देखिए मैं आपको मैं भरोसे से कह सकता हूं कि जब ये बात आई कि अमेरिका में कहा गया कि नेतन्याहू ने ट्रंप को बरगला दिया कि 2-4-5 दिन में ये यानी भस जाएंगे, और या फिर नेतन्याहू मोसाद को ब्लेम करें कि यार तुम लोगों का असेसमेंट बकवास निकला। लेकिन यह बात कितनी सही है, कितना सच है, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं यह दावे से कह सकता हूं जो परिस्थितियों के आकलन के आधार पर जी, कि प्रधानमंत्री को इजराइल की यात्रा के दौरान कन्विंस किया गया होगा कि ईरान जो है 2-4-5 दिन का खेल है, नहीं तो वो एक हफ्ते की देरी और चुप्पी नहीं होती। और बाद में फोन खटखटाने लगे दोनों लोग, प्राइम मिनिस्टर भी और फॉरेन मिनिस्टर भी। इनको भी वही लग रहा था, नहीं तो एक हफ्ते तक आप राष्ट्रपति के लिए आप 3 दिन का शोक दे रहे हैं और उसके सुप्रीम लीडर के मरने पर आप कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। सही बात। तो मेरा मानना यह है कि, और ये बड़े अफसोस की बात है और मुझे कहते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा है कि हमारे जो ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का जो हमारा डिप्लोमेटिक कोर है, जो इस समय मतलब जो प्रभावी है, उसके पास और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसके पास सच में कोई सोच नहीं है, कोई रणनीति नहीं है, और है भी तो वो तात्कालिक लाभों के लिए है। और एक तो ये बात तो 50 बार कही जा चुकी है कि जिसको नेशनल इंटरेस्ट कहकर परोसा जाता है, वो नेशनल इंटरेस्ट जो है वो कितना सच में नेशनल इंटरेस्ट है, वो कितना पॉलिटिकल इंटरेस्ट का मसला है, और कितना वो कॉर्पोरेट इंटरेस्ट का मसला है, कितना हमारे एलिट के इंटरेस्ट का मसला है, कितना लीडर के इंटरेस्ट का खुद के, कितना, हाँ वही मैंने कहा पॉलिटिकल इंटरेस्ट। जब साहब यही तो मुझे वही सवाल तो बार बार मथ रहा है, न केवल मुझे बल्कि पूरे देश को। श्रीलंका बोल रहा है, सिंगापुर बोल रहा है, अफ्रीका के छोटे छोटे देश बोल रहे हैं, यूरोप के तमाम देश बोलना शुरू कर चुके हैं। हम नहीं बोल पा रहे, इसके पीछे कोई व्यवस्था है क्या? एक बहुत बड़ा दावा आपने कर दिया डॉक्टर साहब, मैं फिर रोकूंगा, आपसे एक बार पुष्टि कराना चाहता हूं। आपने बीच में कहा कि प्रधानमंत्री जब इजराइल गए थे तो उन्हें ये कन्विंस कर दिया गया था कि ईरान 2-4 दिन का मसला है, चुटपुट ऐसे फुलझड़ी जैसी छूटेगी और सब खत्म हो जाएगा। तो क्या आप ये मानकर चल रहे हैं कि प्रधानमंत्री को पता था कि ये लड़ाई शुरू होने वाली है? मैं ये लोग ऐसा मानते हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि उनको कन्विंस किया गया था, मैं कह रहा हूं कि जो घटनाक्रम है वो इंगित करता है कि इनको कन्विंस किया गया होगा। मैं ये ठीक है, किया गया होगा। अगर नहीं किया गया, देखिए 2 बातें हैं। अगर ईरान की लड़ाई की जानकारी भारतीय प्रधानमंत्री को नहीं थी, इजरायली अमेरिकी हमले की, तो हम किस बात के दोस्त हैं? सही बात। तो ये भी बड़ी असफलता है, और जानकारी थी तब भी अगर आपने चेताया नहीं तो उससे भी बड़ी असफलता है। और आपने कई बार देखा होगा, सुना होगा कि भारतीय प्रधानमंत्री और इजरायली प्रधानमंत्री एक दूसरे को अपना व्यक्तिगत मित्र भी कहते हैं, दोनों। बिल्कुल। तो भाई मित्र ने, आप अभी गए थे
एक दिन भी नहीं बीता कि झगड़ा शुरू हो गया, तो आपको बताया नहीं। पहली बात, क्यों बताना क्यों चाहिए था? सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि ईरान का लीडरशिप खत्म हो जाएगा, 4-5 दिन में कहानी हो जाएगी, बल्कि जब आप इतना बड़ा स्टेप लेते हैं तो आप रिजल्ट ए भी हो सकता है, रिजल्ट बी भी हो सकता है, रिजल्ट सी भी हो सकता है। तो आप तो प्रधानमंत्री को अगर आपने नहीं बताया तो इसका मतलब कि इजराइल को हम पर भरोसा नहीं है, हमारे प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं है, पहली चीज। अगर प्राइम मिनिस्टर को बताया गया तो प्राइम मिनिस्टर को मैं मान के चल रहा हूं कि हो सकता है कि आदमी का दिमाग बदलता है, राजनीति बदलती है, विचार सोच बदलती है, तो उनका ईरान से मोहभंग हो गया होगा, या खमनेई को वो भी मानते होंगे कि वो एक रिलीजियस वो चला रहा है, ठीक है। लेकिन आपको हुर्मुज में या बाकी जो क्राइसिस पैदा होगी इसकी तो तैयारी कर लेनी चाहिए थी, अगर इतनी बड़ी सूचना मेरे पास है तो। और कम से कम 1 करोड़ लोग भारत के खाड़ी में हैं, तमाम ईरान में ही हजारों लोग थे, तो आपने उनके लिए एडवाइजरी क्या जारी करनी थी अगर आपको लड़ाई पता थी कि शुरू होने वाली है, आपने वो भी नहीं किया। और मान लीजिए कि अगर हम ओपनली नहीं भी कह सकते थे, क्योंकि चलिए भाई एक लीडर ने दूसरे लीडर को कह दिया, लेकिन हमें तो अपना सारा, जैसे चाहे वो तेल गैस का क्राइसिस हो, चाहे ये उस पश्चिम एशिया में जो हमारे लोग हैं उनकी सुरक्षा का मसला हो, या जब ये कहानी बिगड़ेगी तो मैं एज ए प्राइम मिनिस्टर, भारत का प्राइम मिनिस्टर क्या पोजीशन लूंगा, भारत की क्या उसकी तैयारी तो कर लेते, सही बात तैयारी कर लेते। तो मैं ये समझता हूं कि इसीलिए मेरा इस पर जोर है कि प्राइम मिनिस्टर को यही कन्विंस किया गया होगा कि 2-4-5 दिन का मसला है और ईरान में हो जाएगा तख्ता पलट, होर्मुज वगैरह कुछ होगा नहीं, और 4-5 दिन की लड़ाई से कोई बहुत फाइनेंशियल और पॉलिटिकल क्राइसिस तो आती नहीं है, तो ये हो जाएगा। इसलिए 6 दिन तक खामोश रहे, इसलिए 6 दिन तक कोई शोक संदेश नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी प्रधानमंत्री ने। देखिए, मेरा मानना है कि ये देखिए, खाड़ी देशों में, ईरान में जो बिल्डिंगें गिर रही हैं, या यूनिवर्सिटीज पर हमले हो रहे हैं, या एनर्जी सेक्टर पर है, ये चीजें तो 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में, 10 साल में बन जाएंगे। लेकिन जो हमारा जो पॉलिटिकल क्लाउड घटा है दुनिया भर में, बिल्कुल, अब आप सोचें कि ब्रिक्स के अध्यक्षता भारत के पास है, हम ब्रिक्स के मीटिंग में बैठेंगे तो हमारी क्या पोजीशन, बस इतनी सी बात होगी कि ठीक है भाई हम साइन नहीं करेंगे, और ऑलरेडी लोग बोलना शुरू कर दिए हैं, जो मतलब दूसरे देशों, ब्रिक्स देशों के। ईरान के राष्ट्रपति ने भी तो कहा है प्रधानमंत्री से बातचीत में, आप तो ब्रिक्स के मुखिया हैं, आप कुछ बोलिए, करिए। मैं कह रहा हूँ पॉलिटिकल छोड़ दीजिए, इस तरीके की बातें एकेडमिक लेवल पे और मीडिया के लेवल पे होने लगी हैं कि चीन में, रूस में और दूसरे देशों में जो ब्रिक्स से जुड़े हुए हैं, कि भारत जो है कमजोर पड़ी है इस संगठन। बिल्कुल, हम लोगों ने पिछले हफ्ते जब बात की थी तो 2 बहुत महत्वपूर्ण सवाल हमारे सामने थे कि क्या अमेरिका जमीनी लड़ाई छेड़ेगा, क्या पैराट्रूपर्स के जरिए या जल मार्ग से फौज खर्ग में या और जो छोटे द्वीप हैं या ईरान की सीमा में कहीं अपने फौजी भेजेगा। उसके बाद हमने देखा कि 3000 या 5000 मरीन रवाना किए गए हैं। लगातार इस तरह की बातें आ रही हैं कि अमेरिका जमीनी लड़ाई शुरू कर सकता है। एक दूसरा और अंतिम प्रश्न, क्या परमाणु हमले की भी आशंका दिखाई दे रही है? क्योंकि 2-3 दिन से फिर एक बार चर्चा चल पड़ी है कि अमेरिका के पास अब आखिरी एक ही विकल्प बचा है कि वो परमाणु हमला कर दे। आपको लगता है इस दौर में दुनिया जहां पहुंच चुकी वहां कोई किसी पर एटम बम गिरा सकता है? 2 सवाल है। देखिए, जिस कदर उन्माद है पूरे दुनिया भर में, पागलपन का दौर तरीके से छाया हुआ है, तो हम जब ये, जैसे आपके क्वेश्चन में से ही बात ध्वनि निकलती है कि क्या कोई ऐसे परमाणु इस्तेमाल कर सकता है क्या? ये हमारे अंदर की इच्छा बोल रही है कि देना, ये इतना नहीं होगा, इतना नहीं। सही है, लेकिन कोई सिरफिरा कर सकता है, कोई सिरफिरा कर सकता है। बिल्कुल, देखिए, मैं उस दिन भी शायद बोल रहा था आपसे कि 9 लोगों के पास परमाणु बटन है दुनिया में। ये लोग किसी भी दिन इसमें से कोई भी एक बंदा बिस्तर के गलत सिरे से अगर उठा तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि जमीनी हमले की एक संभावना जो है वो आशंका आधारहीन नहीं है। आज ही वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट दी है कि अबू धाबी जो है, यूएई जो है, अमेरिकी वार में शामिल हो सकता है। तो हो सकता है कि लिमिटेड ग्राउंड इन्वेजन करने की कोशिश कर। देखिए, खार को अगर आप कब्जा करके नहीं रह सकते, वो हमेशा के लिए खतरा बना रहेगा। बिल्कुल। तो
ये जरूर हो सकता है कि खार के की फैसिलिटीज को आप बर्बाद कर दें, लेकिन अल्टीमेटली ये बात है कि खाड़ी के देश कितना ज्यादा नुकसान झेलने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, इस पर निर्भर करेगा। दूसरी चीज कि जमीनी लड़ाई भी तो बढ़ेगी। अगर आप, जैसे किसी ने लिखा भी, प्रोफेसर मरांडी ने भी लिखा है कि गल्फ के दूसरे साइड के शहर बचेंगे नहीं। और आप यकीन मानिए कि अगर इन्होंने खर्ग आइलैंड में अगर अटैक करने की कोशिश की, कब्जा करने की कोशिश की, तो 101% ईरानी सेनाएं जो है दुबई में घुसेंगी। 101%। इसमें वही नहीं। देखिए, ईरान को अमेरिका ने और इजराइल ने पुश टू द वॉल कर दिया। अब उसके पास विकल्प नहीं है, नहीं बचा। आर्ट ऑफ वार में सुंजू ने लिखा है एक जगह कि अगर तुम अपने दुश्मन पे पूरी तरीके से हावी हो जाओ, फिर चारों तरफ से घेर लो, तभी भी एक रास्ता खुला रखना ताकि वो रिट्रीट कर सके, वो खुद वहां से वापस निकल सके। सही बात। अब ये रास्ता इन्होंने ईरान के लिए बंद कर दिया है। तो ईरान के पास लड़ने तक के अलावा और कोई विकल्प ही नहीं है। लोग कह रहे हैं, कुछ लोग हमारे यहाँ भी कह रहे हैं कि लोग ईरान के को उकसा रहे हैं कि हाँ लड़ो, बहुत अच्छा लड़ रहे हो, बड़ा अच्छा है, चल रहा है। भाई, ईरान के पास कोई विकल्प नहीं है, हमको ये बात समझ लेना चाहिए। और अगर विकल्प की थोड़ी मोड़ी भी गुंजाइश होती तो हमें इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से, चाहे इंटरनेशनल कम्युनिटी से, वो बात आपकी सही है कि यूरोप के नेता भी बोल रहे हैं, ये भी बोल रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं, कुछ पाकिस्तान कर रहा है, इजिप्ट कर रहा है, टर्की कर रहा है, लेकिन बड़े लेवल पे संगठित होकर और तेजी के साथ, क्योंकि अर्जेंसी है, नहीं तो इमरजेंसी मची हुई है, तो वो होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो इसीलिए बार बार ईरानियंस को मीडिया के थ्रू ये बात कहनी पड़ रही है कि हमारी शर्तें ये हैं, हम ये चाहते हैं, हम ये चाहते हैं। तो आपके हिसाब से अभी लड़ाई चल सकती है लंबी कुछ दिन और? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि 4-6 हफ्ते। वो तो पहले हफ्ते से कह रहा है सर। डोनाल्ड ट्रंप तो पहले हफ्ते से कह रहा है 4 हफ्ते चलेगी। अब तो 1 महीने से ऊपर हो गया। 4 हफ्ते तो यही हो गए। मुझे लगता है कि कम से कम 1-1.5 महीना, कम से कम 1-1.5 महीना और चलेगी लड़ाई, ऐसा डॉक्टर प्रकाश रे का अनुमान है, क्योंकि अमेरिका खुद इस लड़ाई में बुरी तरह फंसा हुआ है। ईरान के पास अब कोई और रास्ता बचा नहीं है, बजाय इसके कि वो आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ता रहे। अगर जमीनी लड़ाई शुरू हुई, अमेरिका ने खर्ग द्वीप पर हमला किया, तो ईरान दुबई में घुस सकता है। उसके बाद ये लड़ाई बहुत घमासान में बदल जाएगी। आमने सामने की लड़ाई होगी, खंदक की लड़ाई होगी। उसमें किसका पलड़ा भारी रहेगा कोई नहीं जानता, लेकिन आज की तारीख में इस पूरी लड़ाई ने भारत के